नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। भारत और अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर विदेश सचिव विनय क्वात्रा और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्कॉट नेथन ने भारत अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि IIA पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि IIA पर हस्ताक्षर करने से भारत में DFC के निवेश समर्थन में वृद्धि होगी। इससे देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से DFC को भारत में निजी क्षेत्रों की अगुवाई वाली महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे कि अक्षय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और SME वित्त पोषण में निवेश करने का विस्तार करने में मदद मिलेगी। बता दें कि जापान दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जापानी कारोबारी नेताओं के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 34 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और CEOs ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश कंपनियों का भारत में निवेश और संचालन है। इस दौरान PM मोदी ने इन नेताओं को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और जापान स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने भारत जापान संबंधों की अपार संभावनाओं के ध्वजवाहक के रूप में कारोबारी समुदाय की सराहना की। बता दें कि इस बैठक में कई कंपनियां थी, जिनमें की होंडा मोटर कंपनी, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, सुमितोमो केमिकल कंपनी, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज, निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के 2 लोकल हाइब्रिड आतंकियों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाइब्रिड आतंकवादी आतंकवादियों के रूप में लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आतंकी मंसूबों में ये लिप्त जरूर रहते हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपने आकाओं के द्वारा दिए गए काम के मुताबिक टारगेट पर हमला करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं। आतंकवादियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। दोस्तों अगली खबर 100 K9 वज्र हाविजर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 5,500 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारतीय सेना के लिए अतिरिक्त 100 K9 वज्र हाविजर खरीदी जाएंगी और इस खरीद के बारे में आगे होने वाली हाई लेवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें चर्चा की जाएगी। बता दें कि 100 यूनिटें काफी होंगी 5 रेजिमेंट्स बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक रिपीट ऑर्डर है, जिसका मतलब साफ है कि इनका कोई ट्रायल नहीं होगा। इसके अलावा 6,400 पिनाका एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट्स की खरीद के लिए भी इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा की जाएगी और ये 6,000 करोड़ रुपए की डील 2 भागों में बांटी जाएगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। अगली खबर की बात करते हैं तो वो लार्ज सर्वे वेसल को लेकर आ रही है। GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भारतीय नौसेना को 2 लार्ज सर्वे वेसल्स की सप्लाई करने वाला है। 26 मई को 3,300 टन वाली ये वेसल 80% स्वदेशी है। बता दें कि ये वेसल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स और मल्टी बीम इको सेंसर से लैस होगी और ये वेसल पूर्ण पैमाने पर कोस्टल और गहरे समुद्र की हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में सक्षम होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है भारत के BMD प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों AD-1 नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि BMD फेज 2 के तहत है, वो अब तैयार हो चुकी है और इसका टेस्ट जल्द ही आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 1500 किलोमीटर रेंज वाली AD-1 मिसाइल को 8x8 के ट्रक पर भी माउंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे भारतीय नौसेना के जंगी पोतों में भी लगाया जा सकता है और ये काफी प्रभावशाली होगा किसी भी उच्च गति वाले खतरों के खिलाफ, खासकर की जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनके खिलाफ। AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर होगी और ये मैन्यूवरिंग बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से बचाव करेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। दोस्तों DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी जी ने कहा कि DRDO अब अपनी एयर टू एयर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक और सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक बढ़ाएगा। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि ISR रडार जो कि हमारे फाइटर जेट्स के लिए बन रहा है, वो अपनी टेस्टिंग के अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और इसके अलावा लॉन्ग रेंज रडार जो कि 1000 किलोमीटर के होंगे, उनकी तैयारी चल रही है। साथ ही G सतीश रेड्डी जी ने कहा कि DRDO पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो समय से पहले या समय पर अपने AMCA और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को भी पूरा कर लेगा। इसके अलावा जो हमारे जमीनी लड़ाई के साजो सामान है उन्हें भी समय पर तैयार कर लेगा।
डीआरडीओ के चीफ ने बताया कि अब वे उन भागीदारों की पहचान कर रहे हैं जो FICV और FRCV प्रोग्राम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को आने वाले समय में कई निर्यात के यानी कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने वाले हैं, खास करके आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल, टॉर्पीडोज और ATAGS के। उन्होंने आगे बताया कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम, इसे भी पनडुब्बियों में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल अपने समुद्री परीक्षणों के अधीन है। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, 2 बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स गोवा पहुंच चुके हैं, जहां वे इसकी जंप क्षमता का प्रदर्शन करेंगे भारतीय नौसेना के साथ। भारतीय नौसेना, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कि 26 मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है, जिनमें कि 8 2 सीट वाले वेरिएंट होंगे और 18 सिंगल सीट वाले वेरिएंट। बोइंग के अधिकारियों ने कहा कि सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के तौर पर ही बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुपर हॉर्नेट के फोल्डेबल विंग्स भी हैं, जिसकी वजह से ये काफी कम जगह लेगा एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक, हैंगर और लिफ्ट के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राफेल M, इसके जो पंख है वो मुड़ नहीं सकते हैं और उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी नोज कोन और विंग टिप्स को रिमूव करना पड़ता है, यानी कि हटाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट करते समय एक डेक से दूसरे में। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में क्या क्या चाहिए और उनमें क्या क्या जरूरत है, उसे HAL पूरी कर सकता है और इसे लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि नेवी की जरूरतें आर्मी और एयरफोर्स से अलग होती हैं। नेवी ने HAL को बताया था कि उन्हें यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में क्या चाहिए। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए फाइनल एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारतीय नौसेना को करीबन 3 से 4 सालों में हेलीकॉप्टर मिलने शुरू होंगे। शुरू में नेवी को 40 हेलीकॉप्टर मिलेंगे और बाद में करीबन 70 हेलीकॉप्टर और मिलेंगे। अगर नौसेना को कुछ और बदलाव चाहिए होंगे तो वो बाद में हेलीकॉप्टरों में किया जा सकेगा। दोस्तों, नेवी ने कहा था कि उन्हें हेलीकॉप्टर में फोल्डिंग रोटर चाहिए, क्योंकि वे वॉरशिप से ऑपरेट होंगे। वॉरशिप में बहुत कम जगह होती है और इसीलिए नेवी को ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत है जिसका ब्लेड और टेल फोल्ड हो सके। अब सहमति बनी है कि HAL जो हेलीकॉप्टर बनाएगा उसका मेन रोटर फोल्डिंग होगा। हालांकि टेल रोटर फोल्डिंग की आवश्यकता को फिलहाल हटा दिया गया है। HAL ने आर्मी और एयरफोर्स के लिए जो हेलीकॉप्टर बनाए हैं उनमें भी डबल फोल्डिंग का सिस्टम है। नेवी को ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए जिनका एंड्योरेंस ज्यादा हो, यानी कि जो ज्यादा वक्त तक हवा में रह सके। आर्मी और एयरफोर्स की तरह नेवी को हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा वक्त तक हवा में रहने वाले हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक अब HAL नेवी के लिए बना रहे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में रडार सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बदलाव करेगी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पॉजिटिव इंडियनाइजेशन की जो तीसरी लिस्ट जारी की है, उसमें नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जिसका मतलब ये है कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अब इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, इसे स्वदेशी वेंडर से ही लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना को करीबन 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। फिलहाल नौसेना को 60 साल पुराने चेतक हेलीकॉप्टरों से काम चलाना पड़ रहा है। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन से लेकर निगरानी रखने के लिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों, अगली खबर क्वाड को लेकर आ रही है। क्वाड देशों की जापान में हो रही बैठक पर चीन बुरी तरीके से भड़का हुआ है। चीन इसे घेराबंदी के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी क्वाड देशों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। वांग यी ने कहा कि क्वाड को अमेरिका ने चीन को काबू करने के लिए बनाया है और उनका विफल होना तय है और वो कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वाड इस वक्त 2 राहों पर चल रहा है, उसके पास कोई रणनीतिक लक्ष्य नहीं है। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्वाड देशों के नेता जितनी चाहे बैठकें कर सकते हैं, लेकिन बिना एक स्पष्ट लक्ष्य के इसका कोई खास असर नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि क्वाड का उद्देश्य ये है कि वो सिर्फ चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखे। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब क्वाड का गठन किया गया था तो कई देशों ने इसकी सफलता पर संदेह किया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो इसे प्रशांत या हिंद महासागर की फेन तक करार दे दिया था। हालांकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दृढ़ इच्छा शक्ति और चीन के लगातार विस्तारवादी की वजह से क्वाड एक संगठित समूह बनकर भी उभरा है। हालांकि अभी ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि क्वाड को अभी काफी लंबा रास्ता अख्तियार करना होगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चीन की व्यापार से कमाई में भारत और अमेरिका का योगदान प्रमुख है। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 396.6 अरब डॉलर है, जो चीन के कुल व्यापार का लगभग 58% है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 77 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये भारत के कुल रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है।
वो भी तब जब चीन के साथ भारत का लद्दाख में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के करीबन 1 लाख सैनिक सीमा पर मौजूद है। इसलिए दोस्तों क्वाड देशों को अब आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना होगा, क्योंकि चीन की बढ़ती चुनौती और ताइवान पर हमले के बढ़ते खतरे का अब बाइडेन को भी एहसास होने लगा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चाइना से आ रही है। दरअसल दोस्तों ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के बयान पर पलटवार भी किया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वांग यी ने कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन के पास समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी चीन के लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के टोक्यो गए हैं और ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन ने चीन को चेतावनी दी थी। बाइडेन ने कहा कि ताइवान को चीनी आक्रमण से बचाने में अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चीन खतरे से खेल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम ताइवान में शांति और स्थिरता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका जापान और अन्य देशों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर बीजिंग हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य रूप से रक्षा करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।